हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक क्लास कर चुके हैं। तो मैं आपको पढ़ा रहा था बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की किताब से प्लस मेरे नोट्स से, जो हैंड रिटन नोट्स है, डिजिटल नोट्स है, वो आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने शायद डाउनलोड भी कर लिए हैं मेरी एप्लीकेशन से। तो वहां से हम लोग सीए फाउंडेशन के सिलेबस की तरफ बढ़े हैं, और हम लोगों ने अभी एक चैप्टर शुरू किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके अभी तक इंस्टीट्यूट ने कितने मार्क्स का आएगा ये नहीं बताया, लेकिन आप ये मान के चल लो कि 30 नंबर के आसपास का, 30-32 नंबर का आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा का पूरा सिलेबस के अंदर आने वाला है आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने सिर्फ अभी एक लेक्चर की क्लास की है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 1, जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। एक बार मैं आपको उसका रिवीजन करवा रहा हूं, और रिवीजन करने के बाद हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अस्तित्व में आया था, एग्जिस्टेंस में आया था 1 सितंबर 1872 को। और ये वाला कानून मेरे बच्चे पूरे के पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2019 से पहले ये कानून जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन अब ये कानून जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल पूरा का पूरा होता है। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर टोटल 9 नंबर ऑफ यूनिट्स पढ़ने हैं, जो कि दो हिस्सों में हम लोग पढ़ेंगे। एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 1 to 75, और एक सेक्शन नंबर 124 से 230 आई थिंक 8 तक है, कौन सा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, दो तरीकों के कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 से शुरुआत की, जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर एच ये बात बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब दो चीज चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए चाहिए एग्रीमेंट और एक एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। मतलब ऐसे एग्रीमेंट आप बनाना जिन पर आप लीगल एक्शन ले सकते हो। क्लियर है? तो एग्रीमेंट को बनाने के लिए क्या चाहिए? एग्रीमेंट को बनाने के लिए दो चीजें चाहिए। आप सबसे पहले ऑफर दोगे, और आपको उस ऑफर के बदले क्या मिलेगा? एक्सेप्टेंस मिलेगा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। और आपने ऐसे एग्रीमेंट बनाए जिन पर आपकी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे। मान लो आपने किसी को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया, ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया आने के लिए, एग्रीमेंट बन गया, लेकिन दोनों की तरफ से कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी। सपोज वो बर्थडे पार्टी में नहीं आया, तो क्या आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो? तो आंसर है नो, आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकते। क्लियर है? लेकिन सपोज करो आप अपनी कार को किसी को बेच रहे हो, उसने 5 लाख रुपए देने का वादा किया, आपने उसको कार दे दी, लेकिन वो 5 लाख रुपए नहीं दे रहा, तो आप उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट कितने टाइप के बताए थे मैंने? दो टाइप के, एक सोशल एग्रीमेंट और एक होता है मेरा कौन सा, बिजनेस एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में पार्टी की कभी भी इंटेंशन नहीं होती लीगल रिलेशन बनाने की, इस वजह से वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और बिजनेस एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन बनाने की, तो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एक कंक्लूजन निकाला था, all contracts are agreement but all agreement are not contract, generally social agreement are not contract and business agreement are contract। all well। तो हमने टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट तक पिछली क्लास के अंदर कर लिया था। अब आज की क्लास हमारी शुरू हो रही है। तो ये आज की क्लास है हमारी एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से। तो बुक से शुरू करने से पहले कुछ अपने पैतरे भी मुझे आपको देने हैं, ताकि आपको बुक पढ़ना जो है वो बहुत आसान हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं? क्लियर है? तो मैं कुछ बेसिस पर, मैंने क्या किया है, कुछ बेसिस पर अपने नोट्स के अंदर इन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर दिया,
और हम उसी के अकॉर्डिंगली अपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला मैंने आपको जो अपने नोट्स में बताया है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या करोगे, आप सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करोगे। ऑल वेल, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन के बाद जब आपने कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर लिया तो अब आप चेक करोगे कि मेरा बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट या मेरा बनाया हुआ एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है। इट मींस मैं उन पर लीगल एक्शन ले सकता हूं या नहीं। तो दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी मतलब मैं उस पर लीगल एक्शन ले सकता हूं या नहीं ले सकता। फिर तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, और पांचवा है मिसलेनियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं आपको पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक एक करके स्टार्ट करवाता हूं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हम लोग बीच बीच में नोट्स की भी हेल्प लेते रहेंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो ध्यान से सुनना बेटे मेरे, पहले मैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो यहां से बता रहा हूं, फिर हम चलने वाले इंस्टीट्यूट के किताब में। ऑल वेल, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को अभी क्रिएट कर रहे हो, यानी कि आप ये सीख रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट किस तरीके से होता है। बेटे ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन कॉन्ट्रैक्ट तीन तरीकों से बनता है। एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। बेटे एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, जब दो पार्टी आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाती है तो वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर रही है। जैसे अभी मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूं किस तरीके से, बोलकर, ओरली, या मैं दूसरे तरीके से आपको एक्सप्रेस कर सकता हूं राइटिंग में। मतलब कॉन्ट्रैक्ट आप ओरली भी बना सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट आप राइटिंग में भी बना सकते हो। क्लियर है? आप ओरल भी बना सकते हो और राइटिंग में भी बना सकते हो, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि यहां पर लिखा है, अगर आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है ओरल कॉन्ट्रैक्ट, और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ क्या होगा, रिटन कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, तो ओरल में आप वर्ड्स ऑफ माउथ का यूज करते हो, जैसे कि आप फोन पे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो या फेस टू फेस कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। जैसे कि सिंपल, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में एक एग्जांपल दिया कि आपको इंडिया गेट जाना है, आपने एक ऑटो वाले को रोका, आप ऑटो वाले से बोलते हो कि भैया क्या आप इंडिया गेट चलोगे, तो आपने उसको ऑफर दिया, तो उसने बोला कि हाँ मैं इंडिया गेट चलूंगा, 200 रुपये लूंगा। तो आपने कहा ठीक है, कंसिडरेशन 200 रुपये तय हो गया, इंडिया गेट वो छोड़ेगा तय हो गया, आपने उसको ऑफर दिया, उसने आपको एक्सेप्टेंस दिया। तो यहां पर आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, इस कॉन्ट्रैक्ट में आपने यूज किया ओरल, तो इसको हम बोलते हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, ओरल कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, फिर जब हम बात करते हैं रिटन कॉन्ट्रैक्ट की, तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें जिसमें आप जो है वो पूरा का पूरा लिख कर कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हो। जैसे कि जब कोई बड़े तरीकों के कोई कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे होते हो, कोई बिल्डिंग बेचनी है, कोई कार खरीदनी है, लैपटॉप परचेज करना है, कोई ज्वेलरी खरीदनी है, कोई महंगा आइटम खरीदना है, तो वहां पर आप जो है बोलने के बजाय लिखने पे ज्यादा फोकस करते हो, क्योंकि कोर्ट के अंदर प्रूफ वहां पर ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि आप सुबह दूध और ब्रेड लेकर आओगे तो वहां पर रिटर्न आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहां ऑरल कॉन्ट्रैक्ट भी बनते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन तीन तरीकों के होते हैं, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, एक पार्टी अपना एक्सप्रेशन जाहिर कर रही है कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त, तो वो एक्सप्रेशन अपना ओरली भी कर सकती है और राइटिंग में भी कर सकती है। ठीक है बच्चे, अब बात होती है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है बेटे, इंप्लाइड मतलब जहां पर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इम्पोज्ड होता है लॉ के द्वारा, इम्पोज्ड बाय लॉ, मतलब लॉ ने थोप रखा है।
एक तरीके से इम्पोज मतलब लॉ ने लगा रखा है, लॉ बोलता है कि यहाँ पर आपको कहने की जरूरत नहीं है, मतलब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ओरली कोई आवश्यकता नहीं है, पार्टीज जो है वो ऑटोमेटिकली विदाउट यूज ऑफ वर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन जाता है। अब सर ये कैसे बनता है, तो मैं इसके आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे बच्चे कि आप एक ट्रेन से आ रहे हो, ठीक है, आपके पास 2-3 बैग है, आप मुंबई से दिल्ली आ रहे हो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आपकी ट्रेन उतरी, रुकी, प्लेटफॉर्म पे आई, और आपने 2-3 बैग है मान लो आपके पास, वो 3 बैग जैसे ही आपने प्लेटफॉर्म पे रखे तो वहां से लाल कपड़ों में भागते हुए कुछ लोग आपकी तरफ आए, तो आपको डरना नहीं है। तो लाल कपड़े में आए हुए एक पर्सन ने, जिसके हाथ में यहाँ पर एक बिल्ला बंधा हुआ था, उसने आपसे पूछा कि साहब जाना कहाँ है। तो आपने कहा कि भाई मुझे बाहर टैक्सी स्टैंड तक जाना है। तो उसने कहा ठीक है, उसने आपका सामान उठाया, आपने कुछ नहीं बोला, वो आगे आगे चला, आप पीछे पीछे चले, और जैसे ही टैक्सी स्टैंड पर आपके सामान को उस बंदे ने रखा तो आप उसको कहते हो थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे आदमी हो, ऐसे ही आप लोगों की मदद करते जाओ, और आपके जैसे भले आदमियों की भारत में बहुत जरूरत है, और थैंक यू बोलकर आप आगे बढ़ने लगे। तो आपको क्या लगता है, वो सामने वाला पर्सन जिसने आपका सामान उठाया, क्या वो आपको थैंक यू सुनने के बाद यू आर वेलकम बोलकर जाने देगा? तो बिल्कुल नहीं जाने देगा। वो आपसे पैसे चार्ज करेगा उस सामान को उठाने के, क्योंकि बेटा वो बंदा था कुली। अब आप लोग शायद ये मुझसे बोल सकते हो कि सर आपस में कोई ऑफर और एक्सेप्टेंस तो हुआ ही नहीं, कुली ने ये तो नहीं बोला मैं आपका सामान उठा लूं, बंदे ने सामने जिसका सामान था उसने भी ये नहीं बोला कि हाँ उठाओ, मैं आपको 500 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, जो भी पैसे बनते वो दूंगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन बेटा ये कानून ने इम्प्लाइडली बता रखा है कि अगर कोई लाल शर्ट में रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पर बिल्ला पहनकर, बिल्ला जरूरी है क्योंकि लाल शर्ट तो कोई भी पहन सकता है, अगर वो आपका सामान उठाता है तो आपको समझ जाना वो कुली है, और आपको उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। इवन आपने वहां पर उससे कोई ओरल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, इसको कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, बात कुछ समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल देता हूं थोड़ा और समझाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हुआ कि एक कोई बस जा रही है, मान लो एक कोई बस है 440 नंबर की, जो कि जाती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तारा अपार्टमेंट दिल्ली में है। दिल्ली में, ये वीडियो तो पूरे इंडिया में कई बच्चे देख रहे होंगे, तो दिल्ली के अंदर एक जगह है तारा अपार्टमेंट, वहां से एक बस जाती है 440 नंबर की न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो मान लो तारा अपार्टमेंट से एक पैसेंजर बस के अंदर बैठा, और बस के ऊपर आगे लिखा होता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्लियर है? तो न्यू दिल्ली वो किसी एक रूट से, एक पर्टिकुलर रूट से होके गुजरती है बस, और रास्ते में कई सारे बस स्टैंड भी आते हैं। अब मान लो वो ड्राइवर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तो पैसेंजर को पहुंचा रहा है, लेकिन वो अलग रूट से पहुंचा रहा है, और पैसेंजर को तो रास्ते में उतरना था, उसने टिकट ली थी कनॉट प्लेस की, और टिकट उसने ऑनलाइन ली, किसी कंडक्टर से पूछने की जरूरत नहीं होती, उसने ऑनलाइन टिकट ली, आजकल तो फोन पे और पेटीएम से टिकट हो जाता है, वो बैठ गया। अब वो देखता है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया, लेकिन किसी और रूट से पहुंचा दिया ड्राइवर ने। अब ड्राइवर से उसने बोला भाई साहब ये कहाँ से ले आए आप? तो ड्राइवर बोलता तूने मुझे बताया। तो ये गलत बात बोली ड्राइवर ने, क्योंकि बस का जो रूट नंबर 440 है वो इम्प्लाइडली ये बात बोल रहा है कि आपको इसी रूट से जाना है, जो रूट तय कर रखा है भारत की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने। ऑल वेल, तो यहाँ ड्राइवर अपनी मनमानी नहीं कर सकता, अगर करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। दो बात हो गई। एक और एग्जांपल दे देते हैं बेटे। मान लो कि कोई पर्सन जा रहा था रास्ते में, वो बेहोश हो गया, रास्ते में चलते चलते उसको जब होश आया तो वो एक अस्पताल में था, तो किसी डॉक्टर ने उसका इलाज किया, अब वो सही हो गया, वो जाने लगा, तो डॉक्टर बोला मेरी फीस दो। तो वो पर्सन कह रहा है कि मैं आपको फीस क्यों दूं, क्या आपने मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया? तो मेरी तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन बनती नहीं है पैसे देने की। तो बेटे ये इम्प्लाइड है कि अगर किसी ने आपकी ऐसे मदद करी, वो डॉक्टर है, उसकी वर्दी कह रही है वो डॉक्टर है, यूनिफॉर्म कह रही है, देन यू हैव टू पे। ऑल वेल, क्लियर है बेटे? तो हमने दो बात पढ़ ली, एक सबसे पहले यहाँ पर बेटे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और एक हमने यहाँ पर पढ़ा क्या, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में नो यूज ऑफ वर्ड्स, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में यूज ऑफ वर्ड मेरे बच्चे नहीं होता है,
इम्पोज बाय लॉ है। इम्पोज मतलब होता है थोप रखा है लॉ ने, ठीक है। तो एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, एक कुली है इन यूनिफॉर्म पिक अप द लगेज ऑफ मिस्टर एस टू बी कैरिड आउट ऑफ रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय एस। एस ने कुछ नहीं बोला था, एंड एस अलाउ हिम टू डू सो, बस एस ने, उसने सामान उठाया, एस ने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब वो इजाजत दे रहा है कि मेरा सामान आप ले चलो बिना बोले, इम्प्लाइडली। हियर एस इज कंपल्ड टू पे टू द कुली फॉर हिज सर्विस, तो कुली की सर्विस का पैसा मिस्टर एस को देना पड़ेगा। बेशक यहाँ पर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया बेटे। अब तीसरे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो इसको मैं आगे बताता हूं मिसलेनियस में, लेकिन मैं आपको यही बताता हूं बेटे। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट शब्द का मतलब होता है साइलेंट, टैसिट वर्ड मीन साइलेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट जो अंडरस्टूड होता है किसी पार्टी के कंडक्ट से। द कॉन्ट्रैक्ट विच इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इज कॉल्ड टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। आपको ना ये बिना एग्जांपल के समझ नहीं आएगा। आपने कभी ऑक्शन सेल देखी है जहां पर नीलामी होती है? तो बताओ बेटे, ऑक्शन सेल कंप्लीट कब होती है? नीलामी हो रही है किसी गुड्स की, मान लो कि ये पेन है, ये पेन एम एस धोनी का पेन है, चलो मेरा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एम एस धोनी का पेन है, और ये पेन की नीलामी हो रही है। तो अखबार में एक एडवर्टीजमेंट दी गई कि भाई एम एस धोनी का पेन नीलाम किया जाएगा 20 जनवरी को, जिसको भी पेन खरीदना वो आ जाओ। तो 20 जनवरी को 200 लोग पेन खरीदने के लिए नीलामी की जगह पर पहुंच गए और बोली लगनी स्टार्ट हो गई। तो बोली कुछ ऐसे लगती है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि क्योंकि एम एस धोनी का पेन है तो थोड़ा महंगा करेंगे, 5,01,000 रुपीज। तो किसी भाई ने बोल दिया 6 लाख, किसी ने बोला 7 लाख। तो जो एजेंट होता है, जो बिडिंग कर रहा होता है, उसको ऑक्शनीर बोलते हैं, ऑक्शनीर। तो उसने बोला 7,01,000, किसी ने बोल दिया 8 लाख। तो बोलता 8,01,000, 8,02,000 और 8,03,000, तो वो मारता हथौड़ा। मतलब उसका हथौड़ा मारना एक तरीके का कंडक्ट है कि अब ये पेन जो है ये 8 लाख रुपए की बोली लगाने वाले पर्सन को बिक चुका है। ऑल वेल, दिस इज कॉल्ड टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अंडरस्टूड द कंडक्ट, देन इट इज कॉल्ड टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम एटीएम। आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हो तो आपको नहीं लगता वहां कुछ कंडक्ट करना पड़ता है? जैसे कि जैसे ही आप एटीएम के सामने खड़े होते हो तो उसमें लिखा होता है प्लीज इंसर्ट योर कार्ड, तो आपने अपना कार्ड उसके अंदर डाल दिया। फिर वहां लिखा था प्लीज पुट योर पिन, आपने पिन डाल दिया 1234। प्लीज एंटर द अमाउंट, आपने अमाउंट डाल दिया 10,000। फिर वो कहता है कि नोट 500 के नोट है, आपने बोल दिया यस ओके। डू यू वांट रिसिप्ट, आपने लिखा नो। फिर आपने एंटर किया, आपके पैसे आ गए। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ एक कंडक्ट हो रहा है, वो कुछ बोल रहा है और आप अंडरस्टूड कर रहे हो और आप आगे एक एक स्टेप फॉरवर्ड करे जा रहे हो, इसको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो 2 एग्जाम्पल हो गए, एक और एग्जाम्पल सुनो। फॉल ऑफ हैमर, ये मैंने बता दिया। कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन, बेटे आपने कभी देखा होगा एयरपोर्ट के पास, रेलवे स्टेशन के पास, और पहले आज से कुछ साल पहले, 15 साल 14 साल पहले, एसटीडी जो होती थी जहाँ फोन करने जाते थे, वहां पर भी ये फोन्स लगे होते थे, और फोन करने के लिए आपको एक सिक्का कॉइन डालना पड़ता था। तो बेटा जब तक आप नहीं डालोगे तब तक कॉल आप नहीं कर सकते। जैसे ही आपने कॉइन डाला, आप कॉल पे बात करो, 51 सेकंड जैसे ही हो जाएंगे वैसे ही वो आवाज करने लगेगा, टू 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 टू। क्यों कर रहा है आवाज? वो आपको ये कंडक्ट दे रहा है कि जल्दी से दूसरा सिक्का डाल दो, 60 सेकंड होने वाले, वरना आपका फोन कटने वाला है। तो वहां पर ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट है वेट मेजरमेंट मशीन। तो वेट मेजरमेंट मशीन मतलब वजन तोलने वाली मशीन, आपने देखा होगा पहले रेलवे स्टेशन वगैरह पे लगी रहती थी, सीधे खड़े रहो, कॉइन डालो, तब जाके नीचे से पर्ची निकलती है। तो ये सब कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो गए मेरे बच्चे, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन मैंने अभी तक आपको पढ़ाया। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन 3 तरीकों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट।
एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हमारे दो तरीकों के हैं, एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट। आप ओरली भी बना सकते हो, रिटन भी बना सकते हो। जनरली यही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भारत के अंदर बनते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मींस इम्पोज्ड बाय लॉ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर नो वर्ड्स, कोई वर्ड्स का यूज नहीं होता, बस इम्प्लाइडली लॉ ने थोप रखा है। जैसे कुली अगर यूनिफॉर्म में आपका सामान उठा रहा है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। और फिर साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो, जिसको आपको किसी कंडक्ट से समझना पड़ता है। जैसे फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल, कैश विड्रॉवल मशीन, विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम एटीएम, कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल है। ऑल वेल बेटे, तो अब हम चल रहे हैं कहां पर, बुक के ऊपर। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन आ जाओ। तो इन्होंने सीधा बताया हुआ एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम इसके ऊपर आने वाले हैं थोड़ी देर में। ये 10 पॉइंट होंगे, मैं अभी थोड़ी देर में आपको ये बताऊंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या लिखा हुआ बेटे मेरे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे बेटे। अभी जो ये ऊपर जा रहा है ये हम थोड़ी देर बात करेंगे। मैं आपको दूसरे सीक्वेंस से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता रहा हूं, क्योंकि इस सीक्वेंस से आप करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब सिंपल, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। तो क्रिएशन और फॉर्मेशन दोनों का मतलब एक ही होता है। एक होता है मेरा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है मेरा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है मेरा कौन सा, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैं आपको यहां नहीं बता रहा, ये हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 के अंदर। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, ये अब नया आया है, इसको अभी बताएंगे। क्लियर है। तो चारों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटे मेरे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। मतलब आप ओरली और राइटिंग में अपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड जो कंडीशन है वो एक्सप्रेस कर रहे हो। सेक्शन नंबर 9 of the act provide that if a proposal or acceptance of any promise is made in words, then promise is said to be express. All well. एग्जाम्पल है, A tells B on telephone। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का ओरल वाला पार्ट। ऑल वेल, that he offered to sell his house for rupees 20 lakh and B in reply inform A that he accept the offer. This is express contract। ठीक है। अब ये दूसरा कहता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या है मेरे बच्चे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इन कॉन्ट्रैक्ट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मिलता है यहां पर, एक तरीके का कंडक्ट। क्या, एक तरीके का कंडक्ट, एक तरीके का इम्पोज्ड। इम्पोज्ड मतलब होता है थोप जाना, थोपना, लॉ ने थोप रखा है। मोस्ट ऑफन, जनरली, द इम्प्लीकेशन इज बाय एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टी or course of dealing between them. Section 9 of the Act contemplates such implied contract when it lays down that in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, then the promise is said to be implied। जहां शब्दों का यूज नहीं होता है। यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आप कभी मुंबई जाओ और मुंबई में आप ऑटो रिक्शा पकड़ो, आपने सिंपल बोलना होता ऑटो, अगर वो रुका आप सिंपल बैठ जाओ और ऑटो वाला मीटर अपने आप डाउन कर देता है आपसे बिना कुछ बोले। वहां रूल है। आपको बस ये बताना है भैया बांद्रा या जहां भी जाना, मुलुंड या बोरीवली, कांदीवली, मुंबई की जगहों के नाम है, आपको यही बोलना है और ऑटो अपने आप चले जाएगा। ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, बिना कुछ बोले कि ऑटो वाला एग्री करता है आपको ले जाने के लिए। अब मान लो आप अपना बांद्रा उतरे और आपने कहा कि थैंक यू भैया, आप कितने अच्छे हो, आप तो लोगों की मदद करते हो। तो क्या ऑटो वाला आपसे पैसे चार्ज नहीं करेगा? वो चार्ज करेगा, क्योंकि वो ऑटो ने जब उसने मीटर डाउन किया, आपको बैठाया, तो ये इंप्लाइड है कि वो ऑटो वाला आपसे पैसे लेगा। समझ गए। तो यहां इन्होंने दो एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल क्या है, वेयर अ कुली इन यूनिफॉर्म picks up the luggage of A to be carried out of to railway station without being asked by A, and A allow him to do so, it is an implied contract and A must pay for the service of the coolie detailed by him। यही एग्जाम्पल मैंने आपको अपने नोट्स में दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, A drink a coffee in restaurant
देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शुड पे फॉर द प्राइस ऑफ द कॉफी। अब मैं कॉफी शॉप में गया, वो उठा के, वो कॉफी शॉप थी तो उठा के कॉफी मेरे लिए ले आया, वो मैंने पी ली। अब मैं जाते हुए कह रहा हूँ थैंक यू सो मच। बेटे आप उसके घर के मेहमान नहीं हो, आप उसके बिजनेस के अंदर आए हुए, उसकी बिजनेस शॉप पर आए हुए, देन यू हैव टू पे बिकॉज दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड रेस्टोरेंट ओनर। ऑल वेल, ये भी समझ में आ गया। फिर बेटे हम बात करते हैं तीसरे की, जिसको हम कहते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। अब टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? द वर्ड टैसिट मीन्स साइलेंट। Tacit contract are those that are inferred through the conduct of the parties without any words spoken or written। जहां ना तो कुछ बोला जाता है ना कुछ लिखा जाता है, सिर्फ पार्टी के कंडक्ट से मामला चलता है। A classic example of tacit contract would be when cash is withdrawn by a customer of a bank from the ATM. Another example of tacit contract is where contract is assumed to have been entered when a sale is given effect to at the fall of hammer in auction sale। तो मैंने आपको यहाँ पर, और बल्कि मैंने आपको कितने एग्जाम्पल दिए? 4 एग्जाम्पल दिए। 2 तो इन्होंने बुक में लिखे, 2 और मैंने समझाने के लिए, वेट मेजरमेंट मशीन और कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन। समझ में आ गया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मेरे प्यारे बच्चों हम यूनिट नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे। एक पूरा टॉपिक है वहां पर, अच्छे तरीके से वहां पर बताऊंगा, तो यहां पर अभी करने की आवश्यकता नहीं है। अब ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, ई कॉन्ट्रैक्ट आजकल बिल्कुल फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है। पिछले कुछ सालों से आप लोग भी इसके आदी हो चुके हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, यहाँ से अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ये ई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। किसी एप्लीकेशन, किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जब 2 लोग आपस में जुड़ते हैं उसको ई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके, तो इसको पढ़ते हैं। कहता है when a contract is entered into by 2 or more parties using electronic means such as email is known as e-commerce contract। All well, in electronic commerce different parties or persons create network which are linked to other network through ED1 यानी EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बोलते हैं। This help in doing business transaction using electronic mode and these are known as EDI contract या साइबर कॉन्ट्रैक्ट या माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट। आप माउस से क्लिक करते हो ना, तो इसको क्या नाम दिया? माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, तो आज की क्लास में अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको बताया एक इंट्रोडक्शन और एक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा शुरू हुआ है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैं आप लोगों को कई सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, और कुछ मिसलेनियस, जिसमें से मैंने अभी आपको पहला वाला बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट मेरे प्यारे बच्चे? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, मतलब क्रिएट कर लिया कोई एग्रीमेंट, अब चेक करो कि जो एग्रीमेंट आपने क्रिएट किया वो वैलिड है या इलीगल है या यूजलेस है, मतलब वॉइड है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यूजलेस था और आप कोर्ट चले गए, मतलब आपने गलत कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और आपको कोर्ट में जाके, जब पार्टी ने आपको धोखा दिया, आप कोर्ट गए तो पार्टी को पता चला भाई मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट ही गलत बनाया था। तो जब गलत कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो कोर्ट आपकी मदद नहीं करेगा। तो कोर्ट ने बता रखा है कि आपको सही कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। ऑल वेल, तो मैं अब आपको बताने वाला ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एनफोर्सेबिलिटी। उससे पहले फटाफट से 1 मिनट के अंदर क्या कर ले? रिवीजन कर ले। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया मेरे प्यारे बच्चे? 1 सितंबर 1872 को। ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कॉन्ट्रैक्ट में 9 यूनिट हम लोगों को पढ़ने हैं, लगभग 30 नंबर 32 नंबर के आसपास का आपके एग्जाम में आने वाला है। इस 9 यूनिट के अंदर मैं सबसे पहला यूनिट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिस पर आप लीगल एक्शन ले सको, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई और सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच हमारा कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन थी। सेक्शन 2E क्या कहता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और प्रॉमिस की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी कहता है व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। ऑल वेल,
एग्रीमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक सोशल एग्रीमेंट, एक बिजनेस एग्रीमेंट। बेटे मेरे सोशल एग्रीमेंट में कभी भी पार्टी की इंटेंशन नहीं होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, इसीलिए एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्लियर है? और बिजनेस एग्रीमेंट के अंदर पार्टी की इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन बनाने की, तो पक्का एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, पक्का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मतलब सारे बिजनेस एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर सोशल एग्रीमेंट भी आता है जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते। ऑल वेल, तो कंक्लूजन क्या निकला? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जनरली सोशल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, तो उम्मीद है मैं आपको ये बता पाया। अब आगे हमने आज की क्लास में शुरू किया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन मैंने आपको अपने नोट्स में 3 टाइप बताए, और बुक के अंदर टोटल ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन इन्होंने जो है 5 तरीकों की बातें बोली है। कौन कौन सी बोली है? एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर आप ओरल या रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको इम्पोज्ड बाय लॉ कहते हैं, जैसे कुली का एग्जांपल। एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कंडक्ट ऑफ द पार्टी से चलता है। एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हम यूनिट नंबर 6 में पढ़ेंगे। और एक होता है ई कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक। ऑल वेल, चलो जी, अब आते हैं वापस अपने नोट्स के ऊपर और फिर हम बुक के ऊपर आएंगे। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन कर लिया, ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चे हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। मतलब कि आपने ऊपर क्रिएट तो कर लिया, एग्रीमेंट क्रिएट कर लिया। अब आप ये चेक करेंगे कि जिस एग्रीमेंट को आपने क्रिएट किया है क्या वो वैलिड है, क्या वो वॉइड है। तो वॉइड के साथ देखो क्या लिखा, वॉइड एग्रीमेंट। और सी में भी वॉइड है, उसके साथ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैं बताऊंगा आपको, क्या वो इलीगल है, क्या वॉइडेबल है और क्या अनएनफोर्सेबल है। क्लियर है जी? तो ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से आप समझना। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। ए वाला हम पढ़ रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। तो आज की क्लास में यही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। उम्मीद करूंगा आज मैं इसको पूरा का पूरा आपकी फिंगर्स पे रटवा दूं। ध्यान से सुनना बेटे मेरे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का मतलब क्या है? देखो, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना 1872, तो ये किन के लिए बना? जब दो पार्टी आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और कोई एक पार्टी किसी दूसरे को धोखा देती है, तो जिसके साथ धोखा हुआ वो पर्सन कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर जिसने धोखा किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर कर अपने नुकसान की भरपाई कर लेता है। क्लियर है? यही बात थी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, क्या हो कि जब वो पर्सन जिसके साथ धोखा हुआ वो जब कोर्ट में गया, तब उसको ये बात पता चली कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो तो वैलिड था ही नहीं। मतलब जो मैंने सामने वाली पार्टी जिसने मुझे धोखा दिया है उसके साथ जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो तो वैलिड ही नहीं था और उसको नुकसान हो गया। अब वो किसी के खिलाफ लीगल एक्शन भी नहीं ले सकता। अब कोर्ट भी यहाँ ये कहता है, देखो भाई, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं आपको बार बार बताऊं हर बंदे को अकेले अकेले कि आपको इतने इतने काम करने पड़ेंगे, ऐसे एग्रीमेंट बनाना तब वैलिड होगा, वरना यूजलेस हो जाएगा। यूजलेस मतलब वॉइड। तो कोर्ट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इस टॉपिक में सेक्शन नंबर 10 है, कोर्ट ने साफ साफ लिख दिया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है हम क्या मानेंगे, वो वैलिड तभी मानेंगे जब आप इन 10 पॉइंट को कवर कर लेते हो। मतलब अब याद रखना आप सब मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है 1 से लेकर 10 तक के 10 पॉइंट आपको कवर करने हैं। अगर आपने एक भी पॉइंट कवर नहीं किया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहली बात है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। ठीक है, मैं अब 10 के 10 पॉइंट बताने वाला हूं। प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, एक बार मैं 10 रिपीट करता हूं, ठीक है, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, लॉफुल पर्पस। कितने हो गए? 6 हो गए।
सर्टेनिटी, एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वर्ड बाय लॉ, पॉसिबल टू परफॉर्म और अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ। ये 10 पॉइंट है टोटल, ठीक है। 10 के 10 आप लोगों को पढ़ने हैं, कवर करने हैं। एक एक करके बताऊंगा, रिपीट करता रहूंगा, 10 के 10 आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहला क्या कहता है कि कोर्ट ये बात बोलता है कि जब भी आप कोई एग्रीमेंट बनाओगे तो उस एग्रीमेंट को वैलिड बनाने के लिए आपने क्या करना है, प्रॉपरली ऑफर देना है और आपको मिलेगी प्रॉपर उसकी एक्सेप्टेंस। क्लियर है? देखो एग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर ऑफर दें और आपको एक्सेप्टेंस भी आपको प्रॉपर मिलनी चाहिए। पहली बात समझ में आ गई? जैसे मैं किसी को बोलता हूं क्या तुम मेरी गाड़ी में, मैंने बोला क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे, लेकिन मैं क्या तुम, दिस इज नॉट ए वैलिड ऑफर। क्लियर है? तो प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस होनी बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चे, प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस तो सोशल एग्रीमेंट में भी होती है या नहीं होती है? तो आपका इंटेंशन भी होना चाहिए लीगल रिलेशन को बनाने का। क्लियर है? दूसरी बात, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पहला क्या कह रहा है, प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। तो मान लो किसी ने मुझे अपने शादी के लिए इनवाइट किया, तो प्रॉपर ऑफर दिया ना, मैंने उसको एक्सेप्टेंस भी दी, तो फिर वो एग्रीमेंट भी बन गया। लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो सर नहीं, ये तो सोशल एग्रीमेंट है और सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जब उसने मुझे इनवाइट किया था उसकी इंटेंशन नहीं थी कि वो मुझसे कोई लीगल रिलेशन बनाए। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त हमेशा इंटेंशन होनी चाहिए पार्टी की कि वो आपस में लीगल रिलेशन बनाए। ऑल वेल बेटे? तो इस इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में ये लिखा हुआ है, there must be an intention among the parties that the agreement should be attended by legal consequences and create legal obligations simply. No social or domestic agreement, सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट नहीं बनाना। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट वैलिड करना है तो बिजनेस एग्रीमेंट बनाना। और यहां पर एक केस लॉ था वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर 1919 में। तो आपने क्या करना है, एक मेरी चैनल पे एक वीडियो बनी हुई है, आप सर्च मारना मेरे चैनल पे दीपक पाठक क्लासेस, वहां पर मैंने एक वीडियो डाली हुई है वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर। वो आप वीडियो देख के ये केस समझ लोगे। अगर वीडियो से नहीं देखना तो अब मैं आपको ये केस यहाँ पर समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना ये केस क्या था। तो केस मेरे प्यारे वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का ये केस है जो कि 1919 में एक केस आया। केस क्या है बहुत अच्छे से सुनेंगे आप लोग। वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर के केस में अब आप पहले तो ये सोच रहे होंगे सर क्या वेलफेयर बंदे ने अपने ऊपर ही केस कर दिया? तो नहीं मेरे बच्चों, ये मिसेस वेलफेयर ने मिस्टर वेलफेयर नाम के पर्सन यानी कि अपने हस्बैंड पे केस किया था। केस क्या था? तो बेटा ये दोनों रहते थे सिलोन में, जो कि आज जानी जाती है श्रीलंका के नाम से। ठीक है, सिलोन में रहते थे। तो क्या हुआ कि इन हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छी जिंदगी ये जी रहे थे, सब कुछ बढ़िया था। हस्बैंड और वाइफ ने लंदन में घूमने का प्रोग्राम बनाया। ठीक है, अच्छी बात है, घूमो भाई, क्या दिक्कत है। हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों गए लंदन, और लंदन में थोड़ा सा वो घूमे घामे, और वहां पर क्या होता है, जो मिसेस वेलफेयर है, मिसेस वेलफेयर की तबीयत खराब हो जाती है, बीमार हो जाती है, सिक हो जाती है। तो मिस्टर वेलफेयर उनको डॉक्टर के पास लेके गए, अस्पताल लेके गए। तो डॉक्टर्स ने ये बात बोली कि भाई अब इनका ट्रैवल करना बैन है, ये ट्रैवल नहीं कर सकते, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते ये ट्रैवल नहीं कर सकते। तो रहते तो वो लोग श्रीलंका में थे, तबीयत खराब हुई लंदन में। उस समय इतनी कोई बहुत सारी सुविधाएं भी नहीं होती थी, आप लोग जानते ही हो। तो अब क्या करें जी? तो अब मिस्टर वेलफेयर को अपने ऑफिस जाना था काम के लिए। अब उसकी वाइफ श्रीलंका लंदन के अंदर है। तो क्या करा मिस्टर वेलफेयर ने, अपनी वाइफ मिसेस वेलफेयर को एक ऑफर दिया कि भाई तुम यहीं रहो लेकिन काम करना भी जरूरी है, मैं तुम्हें हर महीने कुछ पैसे जो है वो भेजता रहूंगा। एक अमाउंट उन्होंने तय किया
कि मैं इतने पैसे आपको हर महीने खर्चे के लिए भेजता रहूंगा जब तक आपकी तबीयत सही नहीं होती। मिसेज वेलफेयर ने बोला ओके। यानी कि क्या हुआ, मिस्टर वेलफेयर ने ऑफर दिया और इन्होंने ओके बोल के एक्सेप्टेंस दी, तो दोनों के बीच में बन गया क्या, एग्रीमेंट। अब मिस्टर वेलफेयर चला गया सिलोन श्रीलंका, और जब मिस्टर वेलफेयर श्रीलंका गया तो अपना वो भूल गया। उसकी वाइफ जो है लंदन के अंदर है, वो अपना एंजॉय करने लगा। उसकी वाइफ इंतजार कर रही है कि मेरे पैसे आएंगे, पैसे भी नहीं आए, पति भी नहीं आया। तो मिसेज वेलफेयर को आया गुस्सा, मिसेज वेलफेयर चली गई कोर्ट। कोर्ट में जज को ये बोलती है कि इसने मिस्टर वेलफेयर ने मुझसे वादा किया था पैसे देने का, ये तो पैसे दिए नहीं इस बंदे ने। कोर्ट ने भी देखा। तो अब आप लोग खुद सोचो कोर्ट का डिसीजन क्या आया था, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आप लोग खुद बताओ, हस्बैंड और वाइफ नॉर्मली कितने सारे एग्रीमेंट बनाते हैं। देखो बेटे, मैं भी शादीशुदा हूं, मैं भी अपनी वाइफ को कई सारे वादे करता हूँ। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे वादों को पूरा कर पाऊं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ वादे पूरे नहीं हो पाते। तो क्या वो वाइफ मेरे अगेंस्ट में हमेशा कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकती है? तो इस हिसाब से तो भारत के सभी हस्बैंड जेल के अंदर होने वाले हैं, क्योंकि कई सारे एग्रीमेंट हम लोग अपने घर के अंदर बनाते हैं, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक एग्रीमेंट। लेकिन जब हम एग्रीमेंट बना रहे होते हैं तो हमारी ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि हम लीगल रिलेशन बनाए। जैसे मान लो नेक्स्ट मंथ मेरी एनिवर्सरी है, मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ मैं आपको एक गोल्ड चेन गिफ्ट करूंगा। उन्होंने कहा ओके, थैंक यू सो मच। अब मैं गोल्ड चेन गिफ्ट नहीं कर पाया, तो क्या अब वो दिल्ली के हाई कोर्ट चली जाएगी कि भाई इस बंदे ने मेरे को गोल्ड चेन नहीं दी, इसने वादा किया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तोड़ा है इसने? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कोर्ट का भी यही डिसीजन था कि किसी भी डोमेस्टिक एग्रीमेंट को बनाते वक्त पार्टी की आपस में कभी भी इंटेंशन नहीं होती लीगल रिलेशन को बनाने की, इसीलिए एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उम्मीद है मैं आपको ये सेकंड पॉइंट समझा पाया। आपको ये वीडियो अगर देखनी हो तो मेरे चैनल दीपक पाठक क्लासेस, जिस पर आप अभी मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो, इसके अंदर आप जाना, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का आपको केस मिल जाएगा। ऑल वेल। और वैसे मैंने आपको ये यहां पर भी बता दिया, आपको और अच्छे से देखना है वहां पर जाके देख सकते हो। ठीक है जी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं बेटे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए 10 पॉइंट आपको कवर करने हैं, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला है। और पॉइंट नंबर 1 बोला है भाई प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। क्लियर है? नंबर 2 बोला है इंटेंशन होनी चाहिए पार्टी की लीगल रिलेशन को बनाने के लिए, और कोई भी सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट अगर आप बनाते हो तो वहां पर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट और अच्छा है, तीसरा पॉइंट है बेटे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आप जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या आपसे जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने वाली दोनों पार्टी केपेबल होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए, हिंदी में अगर बात करें तो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। क्लियर है? तो सुनना, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में हर एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है, केपेबल होता है, 3 लोगों को छोड़कर। नंबर 1 माइनर। माइनर मतलब जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। भारत की सरकार कह रही है कि माइनर पर्सन इज नॉट एबल टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट, छोटा बच्चा है। अब आप खुद ही सोचो, एक माइनर मेरी शॉप पर आया कि अंकल अंकल एक तौतले दे दो। मैंने उसको चॉकलेट नहीं दी, मैंने कहा आप अपना घर मेरे नाम पे करो तब मैं चॉकलेट दूंगा। माइनर ने बोला ठीक है अंकल, घर आपके नाम पे। मैंने उसको 100 रुपए की चॉकलेट दी और उसका घर मेरे नाम पे मैंने हड़प लिया। तो क्या ये सही रहेगा? मैं उसके घर पे बुलडोजर लेके पहुंच गया, चलो भाई बाहर निकलो। तो उसके पापा ने कहा क्यों? मैंने कहा इस बंदे ने चॉकलेट के बदले अपना घर जो है मेरे नाम पे कर दिया। उसका पापा भी पागल, कह रहा ये क्या हो गया। तो इसीलिए कोर्ट ये कहता है कि सर माइनर ने अगर किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है तो वो एग्रीमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो वॉइड एग्रीमेंट होता है, मतलब यूजलेस। ऑल वेल। और दूसरा होता है अनसाउंड माइंड, ये भी केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को करने में। अब अनसाउंड माइंड कौन होता है? सर जिसका दिमाग जो है वो सही नहीं रहता, संतुलन में रहता। जैसे कोई शराबी है, फुल शराब पी रखी है, वो किसी से कोई वादा करता है, वैलिड नहीं है। जैसे कोई पागल है, इनसेन पर्सन, उसको खुद की इलाज की जरूरत है, वो आपसे क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा? ऑल वेल।
और तीसरा है पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, कुछ लोगों को कानून ने खुद ही डिस्क्वालीफाई कर रखा है। जैसे कि मान लो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो गई, तो बेटे याद है आपको, पता होगा वॉर के टाइम पर कोई भी इंडियन किसी पाकिस्तान के साथ में कोई भी बिजनेस एग्रीमेंट नहीं कर सकता, उसको डिस्क्वालीफाइड किया हुआ है जब तक वॉर खत्म नहीं होती। या कोई इंसॉल्वेंट पर्सन हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, जिसके पास पैसे ही नहीं है तो कंसिडरेशन कहां से देगा। या कोई वो पर्सन जो ऑलरेडी जेल के अंदर है, कन्विक्टेड पर्सन, तो ये सब डिस्क्वालीफाइड है। ऑल वेल। तो अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। क्या मैंने आपको बताया? सबसे पहले कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए 10 पॉइंट चाहिए। नंबर 1 प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, नंबर 2 इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, नंबर 3 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। Capacity to contract means every person in this world are capable to enter into a valid contract छोड़कर minor, unsound mind and person disqualified by law। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको समझ में आया। और चौथा पॉइंट ये कहता है मेरे बच्चे, कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहली क्लास जब ये इससे पहले वाली करवाई तो मैंने आपको क्या बताया, समथिंग इन रिटर्न। और एग्रीमेंट की डेफिनेशन के अंदर भी ये लाइन है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? सेक्शन 2 क्लॉज ई, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको सर्विसेज मिल रही है हमारी और हमें आपसे फीस मिल रही है, तो दोनों पार्टी को कुछ मिल रहा है, इसको कंसिडरेशन बोलेंगे। आप डॉक्टर के पास गए इलाज करवाने, आपने फीस दी, डॉक्टर को कंसिडरेशन क्या मिला? फीस। डॉक्टर ने आपको चेकअप देखा, आपको शरीर को देखा, आपको मेडिसिन दी, तो वो क्या होता है? आपको कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न। तो इसका एक लैटिन वर्ड है मेरे बेटे, ये याद रखना। लैटिन वर्ड कहता है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो मीन्स, लैटिन वर्ड, ये एग्जाम में आता है, याद रखना। लैटिन वर्ड कंसिडरेशन का क्विड प्रो क्यो, और ये कंसिडरेशन का पूरा यूनिट नंबर 2 है, सेकंड यूनिट। कंपल्सरी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है सेकंड यूनिट से। 7 मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब आता ही आता है। ठीक है जी। तो कंसिडरेशन के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। ऑल वेल। 4 बात हो गई, रिपीट कर रहा हूँ। प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और कंसिडरेशन। अब पांचवी बात मेरे बच्चे कह रहा है फ्री कंसेंट। ये यूनिट नंबर 3 का हिस्सा है। फ्री कंसेंट के बारे में मैंने आपको पहली क्लास में बताया था थोड़ा सा। फ्री कंसेंट मतलब कि जब दो पार्टी आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रही है तो आपस में किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। मान लो कि मैं आपसे आपका मोबाइल फोन खरीद रहा हूं 10 रुपए में और आप बेच भी रहे हो। पता है क्यों बेच रहे हो? क्योंकि मेरे हाथ में पिस्टल, मैंने पिस्टल लगा रखी थी। मैंने कहा पेपर पे लिखो मैं अपनी मर्जी से ये फोन 10 रुपए में दीपक पाठक सर को बेच रहा हूं, और आप मजबूरी है, आपने बेच दिया, क्योंकि अगर आप बेचते नहीं तो आपको गोली पड़ती। तो यहां पर कंसेंट फ्री नहीं थी। तो दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी का आपस में कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से पढ़ने आए हो, मैं अपनी मर्जी से पढ़ाने आया हूं। आपको जबरदस्ती मैं नहीं बिठा सकता, मुझे जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कंसेंट हमारी क्या होनी चाहिए? फ्री कंसेंट। ऑल वेल। तो बेटे फ्री कंसेंट का भी एक लैटिन वर्ड है जिसको कहते हैं कॉन्सेंसस एड इडम, जिसको आप कहते हो सेम माइंड सेम सेंस। क्लियर है? तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कोर्ट कह रहा है मेरे पास तब आना जब 10 के 10 पॉइंट कवर कर लो। तो 10 के 10 पॉइंट कौन से? नंबर 1 प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। सर वो तो सोशल एग्रीमेंट में भी होती है। तो दूसरा पॉइंट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यहाँ पर वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का केस बताया। नंबर 3 आपका कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 4 कंसिडरेशन, नंबर 5 फ्री कंसेंट, नंबर 6 आपका जो पर्पस है वो लॉफुल होना चाहिए। मतलब जब दो पार्टी आपस में एग्रीमेंट बनाए तो पर्पस लॉफुल होना चाहिए। क्लियर है? मान लो ए ने बी को सुपारी दी सी के मर्डर के लिए 1 लाख रुपए में, बी ने सी का मर्डर नहीं किया और ए चला गया कोर्ट में कि जज साहब ये देखो बी ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे सी का मर्डर करने के लिए, इसने मर्डर नहीं किया, इसके खिलाफ मैं केस करना चाहता हूं। तो जज साहब बोलेंगे बेटे पहले तू इधर आ, तू मुर्गा बन। आ रहा है कुछ समझ में? मतलब आपका पर्पस जो है वो लॉफुल होना चाहिए। देखो लिखा है द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी लॉफुल, इट शुड बी ऑथोराइज और सैंक्शन बाय लॉ।
तो जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है, जो पर्पस है, जिस चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, वो कानूनी रूप से वैलिड होना चाहिए। ए सुपारी कॉन्ट्रैक्ट फॉर अनलॉफुल रिकवरी ऑफ मनी और स्मगलिंग एग्रीमेंट इज अनलॉफुल, हेंस अनएनफोर्सेबल। ऑल वेल। तो हमने 6 पॉइंट पढ़े, रिपीट कर रहा हूँ। प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, नंबर 2 इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, नंबर 3 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 4 कंसिडरेशन लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यो, नंबर 5 फ्री कंसेंट लैटिन वर्ड कॉन्सेंसस एडेड अप, नंबर 6 आपका लॉफुल पर्पस होना चाहिए, नंबर 7 आप ऐसे एग्रीमेंट मत बनाना जिनको कानून ने पहले से वॉइड डिक्लेयर कर रखा हो। आपको मैं एक यूनिट पढ़ाऊंगा, यूनिट नंबर 3, उसके अंदर मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, एग्रीमेंट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब पब्लिक के रूल्स के खिलाफ कुछ एग्रीमेंट है, कुछ 11 एग्रीमेंट मैं आपको वहां पर बताऊंगा, 11 एग्रीमेंट जिसको भारत की सरकार ने एक्ट के माध्यम से मना कर रखा है कि अगर आप ऐसे एग्रीमेंट बनाते हो तो ये वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट आपको नहीं बनाने। जैसे एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। बेटा रेस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना। हम अगर किसी के व्यापार को रोक रहे हैं तो ये एग्रीमेंट क्या होता है, ये गलत होता है। फिर है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अगर कोई मेजर है, लड़का 21 साल लड़की 18 साल से ऊपर है, आप उसकी शादी को नहीं रोक सकते। और कोई वेजरिंग एग्रीमेंट। बेटे वेजरिंग मतलब होता है सट्टा वट्टा लगाना कुछ, क्लियर है। या आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो, ऐसा एग्रीमेंट जो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। बेटे मोनोपोली क्रिएट करोगे तो वो गलत है। मोनोपोली सरकार के अलावा कोई क्रिएट नहीं कर सकता। जैसे इंडियन रेलवे मोनोपोली है। मोनोपोली क्या होता है ये पता है, सिंगल सेलर मैनी बायर। अगर एक सेलर है मैनी बायर है, सरकार ने किया हुआ है तो ठीक है, जैसे कि इंडियन रेलवे। लेकिन आप खुद की मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो तो कस्टमर को फायदा नहीं होगा, कस्टमर को नुकसान होगा। 5 दुकानदार है, पांचों मिल गए, तो पहले जो चीज कंपटीशन में सस्ती बिकती थी अब वो एक हो गए, अब वो महंगा बेचेंगे, तो ये वॉइड होता है। ऑल वेल बेटे। 8वां पॉइंट कह रहा है सर्टेनिटी। मतलब आपका जो एग्रीमेंट है वो सर्टेन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप किसी से लैपटॉप खरीदने जाओ, वो आप कह रहे भैया कितने का लैपटॉप है, वो आपको कह रहे जो मर्जी दे देना यार, छोड़ना। तो ये जो मर्जी वाला अमाउंट क्या होता है, क्या उसने आपसे 80,000 बोले, 70 बोले, 10 रुपए बोले, आपने मान लो 10 रुपए दे दिए, तो क्या लैपटॉप वो आपको दे देगा? फिर आप बोलो भैया आपने तो बोला था जो मर्जी दे दो। तो इसीलिए साफ साफ बोला है भाई, कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होनी चाहिए। किस टाइम पर डिलीवरी होनी है, कितने माल की डिलीवरी होनी है, कितने रुपए में डिलीवरी होनी है, कौन सी डेट पर डिलीवरी होनी है, किस पार्टी को डिलीवर्ड होनी चाहिए, हर चीज सर्टेन होनी बहुत जरूरी है। ऑल वेल। तो हमने यहाँ पर अभी तक 8 पॉइंट पढ़े, पहले 8 को रिपीट कर रहा हूँ, फिर बचे हुए 2 पॉइंट करेंगे। नंबर 1 प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, सर वो तो सोशल एग्रीमेंट में भी होती है। नंबर 2 इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, नंबर 3 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 4 कंसिडरेशन, नंबर 5 फ्री कंसेंट, नंबर 6 लॉफुल पर्पस, नंबर 7 एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, नंबर 8 सर्टेनिटी। ऑल वेल। अब ये 9वां पॉइंट कह रहा है कि बेटे आप ऐसा एग्रीमेंट बनाना जो पॉसिबल टू परफॉर्म हो। आप ऐसे एग्रीमेंट मत बनाना जो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म वाले एग्रीमेंट का कोई वर्थ नहीं होता, पॉसिबल टू परफॉर्म वाला एग्रीमेंट चाहिए। ऑल वेल। जैसे कि मैं कोई मैजिशियन हूँ, जादूगर, और कोई लाश पड़ी है और उसका भाई रो रहा है डेड बॉडी पे, तो मैं उसके भाई को बोलता हूँ कि मैं इस लाश को जिंदा कर दूंगा 11 लाख रुपए में। वो भी कहता ठीक है कर दो जिंदा 11 लाख रुपए में। तो हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। क्या यहाँ पर पॉसिबल टू परफॉर्म है? मतलब ही नहीं बनता। ये मान लो मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं आप सबको एक मैकबुक गिफ्ट करूंगा, अगर आप 100 में से 101 नंबर लॉ के पेपर में लेकर आ गए, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 100 में से 101 ले आए? यहाँ 100 में से 100 ही नहीं आते, तो आप 100 में 101 क्या लेकर आओगे? तो पॉसिबल टू परफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। कह रहा है फॉर वैलिडिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, इफ इट इज इम्पॉसिबल देन इट इज कॉल्ड void। ऑल वेल। तो जैसे लिखा है एम ए मजिशियन एग्रीज टू पुट लाइफ इनटू डेड बॉडी ऑफ बीज ब्रदर फॉर 5 लाख रुपीज, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड ऑफ इनिशियो, दैट इज वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। मतलब यूजलेस है, स्टार्टिंग से यूजलेस है, इसको यूजलेस को वॉइड बोलते हैं। अगला जो टॉपिक आएगा ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बाद वॉइड एग्रीमेंट, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। और 10वां पॉइंट कहता है बेटे अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ।
अगर किसी और लॉ की, यानी कि अगर किसी अदर लॉ की कोई रिक्वायरमेंट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करते वक्त, कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त अगर कोई और कानून कुछ और कहता है तो आपको वो भी फॉलो करना है। भारत में कई सारे कानून है, तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो ये थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही फॉलो करोगे, बाकी कानूनों को ब्रीच कर दोगे, मतलब तोड़ दोगे, तो नहीं, आपको बाकी के कानूनों की भी इज्जत करनी है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्लास की शुरुआत में मुझसे पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन आप ओरली कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, मतलब ओरल में बोलकर कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, और बोलकर कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो, आप एक लैंड या एक बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग बेच रहे हो किसी मिस्टर बी को, क्या वहां पर आप ओरल में कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे? तो लैंड बिल्डिंग बहुत महंगा होता है, करोड़ों का होता है, डिस्प्यूट भी होते हैं उन पे, गोलियां भी चल जाती है कई जगह। तो ऐसी सिचुएशन में एक कानून है, कानून का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वो ये कहता है कि अगर आप लैंड बिल्डिंग बेच रहे हो तो आप वो राइटिंग में एग्रीमेंट करना, तो यहां पर आप लैंड बिल्डिंग को ओरल में नहीं बेच सकते। समझ में आया? जैसे कि लिखा है, ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी ओरल और इन राइटिंग if any other law like transfer of property as Act 1882 requires something more that is mandatory in writing, registered, etc., then we have to fulfill these requirement also. It means here we cannot make contract orally. तो आप यहाँ पर oral में contract नहीं बना सकते। अगर किसी और लॉ यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ने बोला है राइटिंग में बनाओ, तो राइटिंग में ही बनाना है। ठीक है जी। तो एक बार 10 के 10 पॉइंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के हमने कवर किए नोट्स से। एक बार रिपीट कर रहा हूं सर, क्या है? नंबर 1 प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, सर वो तो सोशल एग्रीमेंट में भी होती है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, every person in this world are capable to enter into a valid contract except minor unsound minded person disqualified by law. Consideration means something in return, Latin word quid pro quo. Free consent, same mind same sense, Latin word consensus addendum. Lawful purpose, certainty, agreement not declared void by law. क्लियर है? पॉसिबल टू परफॉर्म और अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ। 10 के 10 पॉइंट हमारे कवर हुए सेक्शन नंबर 10। तो अब इन पॉइंट को हम बुक से देखेंगे, और बुक से हम आज नहीं देखेंगे, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मैं एक बार आपको शो कर देता हूं, एक बार देख ले आप, उसके बाद क्लास हमारी खत्म होगी। तो ये है हमारा बेटा टॉपिक, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो ये सेक्शन नंबर 10 है, तो यहाँ पर टोटल 10 के 10 पॉइंट है, ये हमें कवर करने। क्लियर है? तो हम इसको कवर करेंगे धीरे धीरे अगली क्लास के अंदर ये टॉपिक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑल वेल बेटे, तो उम्मीद है मैं आपको समझा पाया। आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक बढ़ाने हैं, कमेंट बढ़ाने हैं। थैंक यू सो मच।